जन्नत के पत्ते। अगर तुम्हें मुझ पर इतनी बेइतबारी है तो मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। उसने नैपकिन नोच फेंका और कुर्सी धकेल कर उठी। जो शख्स ये हरकत करता है वो मुझसे पूछ कर नहीं करता, ना इसमें मेरा कोई कसूर है। अगर तुम मुझे इतना ही बुरा समझते हो तो ठीक है, यहाँ अकेले बैठो, अकेले खाओ और अकेले रहो। क्लच यूं हाथ मारकर उठाया कि क्रिस्टल का गुलदान मेज से लड़खड़ा के नीचे जा गिरा। छनाके की आवाज़ आई और वो गिरजियों में बट गया। जहान शायद उसके लिए तैयार नहीं था, मगर वो इसके तासुरात देखने के लिए रुकी नहीं। वो तेज़ी से मेज़ की एक तरफ से निकली, स्टैंड पे लटका कोट कॉलर से पकड़कर खींचा और तेज़ तेज़ चलती हुई बाहर निकल गई। अगर वो इसके पीछे आना भी चाहता तो अभी जो नुकसान वो करके गई थी उसे पूरा करके ही आता, और इस कार्रवाई में उसे जितने मिनट लगते उतनी देर में वो इससे दूर जा चुकी होती। इस्तिकलाल स्ट्रीट में लोग इसी तरह चल रहे थे। वो इस रश के दरमियान में ही कहीं थी। उसने कोट नहीं पहना, बाजू पे डाल लिया और दोनों बाजू सीने पे लपेटे वो तेज़ तेज़ कदम उठाती चलती जा रही थी। आंसू मुतवातर उसकी आंखों से गिर रहे थे। वो उसके पीछे नहीं आया, और अगर आया भी तो इस शोर और रश में न उसे देख पाई, न ही उसकी आवाज़ सुन पाई। बस इसी तरह चलती रही। इस्तिकलाल स्ट्रीट का आखिरी किनारा मुड़कर वो टॉक्सम स्क्वायर में दाखिल हुई और बिल्कुल सीध में चलती हुई टॉक्सम पार्क की तरफ बढ़ गई। तारीख पार्क के एक गोशे में वो संगी बेंच वीरान पड़ा था। वो गिरने के से अंदाज में उस पर बैठी और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। अना, खुददारी, इज़्ज़त नफ्स और अपनी ज़ात के वक़ार के वो सारे असबाब जो वो हमेशा खुद को पढ़ाती और याद दिलाती रही थी, आज बहुत जिल्लत के साथ चकनाचूर हुए थे। वो शख्स कब उसको यूं जलील नहीं करता था, यूं बेमोल बेवक़्त नहीं करता था। उसे एक मौका भी याद न आया। हमेशा हर दफ़ा वो यही करता था, या फिर ऐसा हो जाता था। आखिर कब तक यूं चलेगा? बहुत गिरा लिया उसने खुद को, बहुत झुका लिया, बहुत बेमोल कर लिया। अब वो मज़ीद नहीं झुकेगी, अब उसे झुकना पड़ेगा। बस आज ये तय हो गया। उसने बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए सोचा, फिर इर्द गिर्द फैली रात को देखा तो वापसी का ख्याल आया। उसने गोद में रखा सुनहरी क्लच खोला ताकि मोबाइल निकाल सके, मगर मोबाइल तो उसमें पूरा ही नहीं आता था। वो तो उस मेज़ पे रखा था। और वो कोट उठाए बाहर भागी। अपना तुर्की वाला भद्दा मोबाइल वो रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी। उसे हर हालत में मोबाइल वापस उठाना था, चाहे जहान से सामना हो या ना हो। चंद मिनट बाद वो हाँफती हुई वापस इस्तिकलाल स्ट्रीट में इस रेस्टोरेंट का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई तो कोने वाली मेज़ खाली थी। वो दौड़कर उस मेज़ तक गई और इधर उधर चीज़ें उठा उठा कर मोबाइल तलाशा, मगर वो कहीं नहीं था। क्रिस्टल के टूटे गुलदान की केचियाँ भी अब फर्श से उठा ली गई थी। प्रॉब्लम मैडम? वो आवाज़ पे पलटी तो वही बावर्दी वेटर, जिसकी नाक पे मोटा सा तिल था, मुतफक्किर सा खड़ा था। वो बुके उसी ने ला कर दिया था। मेरा मोबाइल था इस मेज़ पे। वो परेशानी में घुंघराली लिलटें कानों के पीछे अड़सते हुए बोली और मेज़ पे चीज़ें फिर से इधर उधर करने लगी। जी हाँ, पड़ा था, मगर जब आप गुलदान गिरा कर गईं तो आपके साथ जो साहब थे उन्होंने वो मोबाइल रख लिया और मुझे कहा था कि अगर आप आएँ तो मैं बता दूँ कि वो फ़ोन उन्हीं के पास है। वेटर ने टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बताया। ओह अच्छा। उसके तने हुए असाब ढीले पड़ गए। मिलने का एक और बहाना। वो चला गया। जी, वो बिल पे करके फ़ौरन आपके पीछे बाहर दौड़े थे। आपको नहीं मिले? नहीं, शुक्रिया। वो फूलों के मुतालिक कुछ पूछने का इरादा तर्क करके बाहर निकल आई। इस्तिकलाल स्ट्रीट पे कदम रखते हुए उसने कोट पहन लिया। अब उसे काफ़ी देर तक टॉक्सम स्क्वायर गुअर्सल के इंतज़ार में बैठना था। डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिला रही थी। बटनों की टू टू ने रूम की खामोशी में ज़रा सा एहसास पैदा किया था।
कॉल्स का सब्ज बटन दबाने से पहले उसने नज़र उठाकर अपने मुकाबिल बैठी आया को देखा, जो पूरी संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जे थी। मगर हया, मैं उसे कहूँगी क्या? यही कि हया को अपना मोबाइल चाहिए और वो इसे वापस कर दे। मगर वो वापस कैसे करेगा? ये उसका मसला है, तुम कॉल मिलाओ, वो झुंझला कर बोली। डीजे ने सर हिलाकर सब्ज बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फ़ोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानिब तवील घंटियाँ जारी थीं। वो दोनों दम साधे घंटियाँ सुनती गईं। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हुआ, उसी के मोबाइल पर कर लेते हैं, शायद इस पे वो उठा ले। तभी कॉल उठा ली गई। हेलो, वो जहान ही था, अज़ली मसरूफ़ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डीजे खदीजा बोल रही हूँ। दस अज़ जहान। खदीजा, ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है। हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। पीछे से लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। शायद वो रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसीलिए तो कॉल की है। ओके, वो गहरी सांस लेकर बोला। हया किधर है? वो मसरूफ़ थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए डीजे ने एक नज़र हया पे डाली, जो दम साधे कुर्सी के किनारे पे आगे होकर बैठी उसे देख रही थी। जी कहिए। बात ये थी कि मैं और हया कल प्रिंसेस आइलैंड जाने का सोच रहे थे। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड के सबसे बड़े जजीरे बबूक अड्डा जाएंगे। हया ने नासमझी से उलझकर उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर रुका, मगर वो मज़े से कहे जा रही थी। ओके, तो आपको फ़ोन चाहिए? नहीं, फ़ोन आप अपने पास रखें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजे जलील, वो बिना आवाज़ के लब हिलाकर चिल्लाई और डीजे की कोहनी मरोड़ी, मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हुई। कल तो मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूँगा। तो परसों सुबह चलते हैं। नहीं, वो हाथ से इशारा करती उसे बाज रखने की कोशिश कर रही थी। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है, वो कह रहा था। फिर जुम्मे को मेरी एक अहम मीटिंग है और बबूक अड्डा में तो पूरा दिन लग जाता है। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ़ होंगे, डीजे ने मायूसी से कहा। तो दूसरी जानिब चंद लम्हे खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को मैं वाकई फ़ारिग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। वो जैसे बादल नख्वास्ता तैयार हुआ था। बस फिर ठीक है, हम सुबह वाली गुअरसल से गद्दी कुएँ की बंदरगाह पे पहुँच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले पहले हमारा वहाँ इंतज़ार कीजिएगा। वहाँ से हम फिर इकट्ठे फेरी में सवार होंगे। ठीक? ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका एहसान ताउम्र याद रखूँगा। वो ज़रा सा हंस कर बोला। वो फ़ोन बंद करके वापस आई तो हया खामोशी से उसे घूर रही थी। डीजे वापस कुर्सी पे बैठी और बड़े लापरवाह अंदाज में मेज़ से मैगज़ीन उठाकर सफ़े पलटने लगी। क्या ज़रूरत थी उसे साथ चलने का कहने की? हम अकेले भी तो जा सकते थे। क्योंकि मुझे उसके शादीशुदा होने में भी अभी तक शक था। वो अब एक सफ़े पे रुक कर बगौर कोई तस्वीर देख रही थी। वैसे उसकी बीवी कहाँ होती है? यहीं इस्तांबुल में। वो बददिल से पीछे होकर बैठ गई। उसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कभी जिक्र नहीं करता उसका। शायद मैंने इस मौजू पर कभी बात नहीं की। वैसे भी जहान का निकाह बचपन में ही हो गया था। अब पता नहीं उसे खुद अपने निकाह का इल्म है भी या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद पुप्पो ने उसे छुपा रखा हो। बच्चों वाली बातें करती हो तुम भी। डीजे ने खफकी से चेहरा उठाकर उसे देखा। आज के दौर में कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हुआ हो और उसे इल्म ना हो? यकीनन उसे पता होगा, मगर यहाँ सवाल ये है कि निकाह उसका जिससे भी हो, मगर तुम उसकी इतनी केयर क्यों करती हो? डीजे फिर मुस्कुराहट दबाए रसाले की तरफ मुतवज्जे हो गई थी, क्योंकि उसका निकाह मुझसे हुआ था। वो आहिस्ता से बोली तो डीजे ने एक झटके से सर उठाया। यानी
यानी ओ गॉड, तुम्हारा उससे निकाह हुआ था तो वो तुम्हारा क्या लगा? सौतेला मामू लगा, वो बिगड़ कर बोली और अपने बंक की तरफ बढ़ गई। ओह माय गॉड, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। डीजे अभी तक बेयकीन थी। अब बता तो दी ना। अब जो क्लास का टाइम होने वाला है और मैं आज कैंपेन नहीं जाऊंगी। वो ऊपर अपने बिस्तर में फिर से लेट गई और कंबल मुंह पर डाल लिया। बहुत जलील हो तुम हया। ओह गॉड, वो तुम्हारा हस्बैंड है? डीजे अभी ठीक से हैरान भी ना हो पाई थी कि घड़ी पे निकाह पड़ी। अरे 8 बज गए। वो मैगजीन फेंक कर उठी और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई। फिर स्लाइड खोलकर चेहरा बाहर निकाले, लबों के गिर्द दोनों हाथों का प्याला बनाए बुलंद आवाज में चिल्लाई, गुड मॉर्निंग डीजे। नी ने दूर नीचे से किसी लड़के ने जवाबी हाँक लगाई थी। जली, वो जलकर और जोर से चिल्लाई। चुप करो, मुझे सोने दो। हया ने तकिया खींचकर उसे दे मारा, मगर वो इसी खिड़की के पास खड़ी सदाएं लगाती रही।